इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समाचार की दुनिया को समझने निकले हैं। हाँ, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे बदला। और आज डिजिटल दौर में क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल, खोजी पत्रकारिता का भविष्य, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमने कई तरह के स्रोत देखे हैं, पुराने दस्तावेज, आजकल के लेख, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आए। हाँ, तो कोशिश यही है कि इस पूरे सफर को, इसके उतार चढ़ाव को समझें। तकनीक, पैसा, पत्रकारिता के सिद्धांत, सबने मिलकर इसे कैसे गढ़ा है। तो कहाँ से शुरू करें? एकदम शुरुआत से। हाँ, वही से करते हैं। सोचिए, जब छपाई नहीं थी, खबरें हाथ से लिखी जाती थीं, जैसे 16वीं सदी में वेनिस में एविसी कहते थे उनको। अच्छा, हाथ से लिखी साप्ताहिक खबरें। हाँ, युद्ध और राजनीति पर। चीन में भी रेशम पर सरकारी खबरें लिखी जाती थीं, टीपाओ जैसे। और फिर आया गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस करीब 1450 में। उसने तो सब बदल दिया होगा। बिल्कुल, जानकारी फैलाना आसान हो गया। हालांकि पहला सही मायने में मुद्रित अखबार वो आया 1605 में जर्मनी में। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में चलन शुरू हुआ। लेकिन शुरू के अखबार आज जैसे नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर हफ्ते में एक बार छपते थे। सरकार का कंट्रोल रहता था, सेंसरशिप की। और खबरें किस तरह की होती थीं? ज्यादातर विदेशी खबरें, व्यापार की बातें, मतलब चीजों के दाम वगैरह। हाँ, थोड़ी सनसनीखेज बातें भी छपती थीं, जादू टोना, पांसी, आपदाएं। अच्छा, क्योंकि उन पे सेंसरशिप कम लगती होगी। शायद। लेकिन असली बदलाव तो आया 19वीं सदी में, औद्योगिक क्रांति के साथ। हाँ, स्टीम से चलने वाले प्रेस। एग्जैक्टली। लंदन टाइम्स ने 1814 में इस्तेमाल शुरू किया। छपाई की रफ्तार हजारों में पहुंच गए। पहले जहां हाथ से सैकड़ों कॉपियां बनती थी, अब घंटों में हजारों। और कागज भी सस्ता हो गया। हाँ, 1840 के दशक में लकड़ी के गूदे से कागज बनने लगा। वो पहले के छिथड़ों वाले कागज से बहुत सस्ता था। और उसी समय टेलीग्राफ भी आ गया। हाँ, टेलीग्राफ ने खबरों को भेजना बहुत तेज कर दिया। फिर रेलवे, बेहतर डाक सेवा, इनसे अखबार दूर दूर तक पहुंचने लगे। तो मतलब तकनीक ने रास्ता बनाया बड़े पैमाने पर अखबार छापने और बांटने का। बिल्कुल। और इसी दौर में काम का बंटवारा भी हुआ। पत्रकार अलग, जो लिखते थे, और दूसरे लोग जो टाइप सेट करते, छापते, विज्ञापन लाते। और समाचार एजेंसियां भी इसी समय आईं। रॉयटर्स, एपी। हाँ, हवास फ्रांस में, एपी अमेरिका में, रूटर्स ब्रिटेन में, वॉल्फ जर्मनी में, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का आदान प्रदान करने लगीं। तो ये सब तकनीकी और संगठनात्मक बदलाव, इसने बिजनेस मॉडल को कैसे बदला? पेनी प्रेस का दौर यहीं से शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। 1830 के दशक में अमेरिका में ये शुरू हुआ। जब छपाई और कागज सस्ता हुआ तो कुछ अखबारों ने कमाल कर दिया। क्या किया उन्होंने? अपनी कीमत गिरा दी, मतलब 6 सेंट से घटाकर सीधा 1 या 2 सेंट, जैसे बॉस्टन ट्रांसक्रिप्ट। अरे वाह, इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। बहुत ज्यादा। कीमत कम हुई तो पढ़ने वाले कई गुना बढ़ गए, एकदम से भीड़ लग गई। और जब पढ़ने वाले बढ़े तो विज्ञापन। हाँ, विज्ञापन देने वालों को लगा कि अरे या तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने ज्यादा पैसा देना शुरू किया विज्ञापनों के लिए। अच्छा, तो यहीं से वो बदलाव आया कि अखबार की कमाई का मुख्य स्रोत विज्ञापन बन गया, पाठक नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा मोड़ था। असल में पाठक खबर खरीदने वाला ग्राहक से ज्यादा विज्ञापन दाताओं को बेचा जाने वाला प्रोडक्ट बन गया। ये बात तो आज भी कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया में दिखती है। हाँ, इसकी जड़ें यही हैं। इसके बाद आया येलो जर्नलिज्म का दौर, 1890 के दशक में, न्यूयॉर्क में। पुलित्जर और हर्स्ट वाला। वही, सर्कुलेशन बढ़ाने की जबरदस्त होड़। इसमें हर पैंतरा अपनाया गया। जैसे क्या क्या होता था? सनसनीखेज हेडलाइन, बहुत बड़ी तस्वीरें, कभी कभी तो काल्पनिक चित्र, नकली इंटरव्यूज, छद्म विज्ञान। बाप रे। हाँ, और रंगीन सप्लीमेंट्स, आम आदमी के लिए सहानुभूति दिखाना। येलो किड नाम की कॉमिक स्ट्रिप भी बहुत चली थी, उसी से नाम पड़ा। सुना है इस पर स्पेनिश अमेरिकी युद्ध भड़काने का इल्जाम भी लगा था। हाँ, आरोप तो लगे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि असर शायद उतना नहीं था। मतलब जो निर्णय लेने वाले थे वो इन अखबारों पर निर्भर नहीं थे। लेकिन ये दौर दिखाता है कि सर्कुलेशन और मुनाफे की दौड़ कितनी हावी हो सकती है। क्या इसका असर आज की क्लिकबेट हेडलाइंस में भी दिखता है? हाँ, कह सकते हैं। ध्यान खींचने की वो जो प्रवृत्ति है वो तो किसी न किसी रूप में आज भी है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में जहां क्लिक्स की इतनी अहमियत है। खैर, येलो जर्नलिज्म के बाद धीरे धीरे वस्तुनिष्ठता यानी निष्पक्षता की तरफ झुकाव बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ?
मतलब सनसनी तो बिक रही थी। वजह व्यापारिक थी काफी हद तक। अगर अखबार किसी एक पार्टी का खुलकर पक्ष लेगा तो दूसरी तरफ के पाठक छूट जाएंगे, विज्ञापनदाता भी शायद कतराएंगे। अच्छा, तो ज्यादा बड़ा बाजार चाहिए था। हाँ, सबको साधना था, इसीलिए निष्पक्ष दिखने की कोशिश बढ़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स का वो मशहूर नारा है ना, ऑल द न्यूज दैट्स फिट टू प्रिंट, वो इसी दौर का है। और अखबारों में सिर्फ खबरें ही नहीं और भी बहुत कुछ छपने लगा। बिल्कुल, संपादकीय, भाषण, उपन्यास के अंश, कविताएं, स्थानीय विज्ञापन तो थे ही, फिर खेल, अपराध की खबरें, सेलिब्रिटी गॉसिप, महिलाओं के लिए खास कॉलम, फैशन, घर गृहस्थी। और पत्रकारिता एक प्रॉपर पेशा बनने लगी, स्कूल कॉलेज खोलने लगे। हाँ, इससे एक तरह के मानक तय होने लगे, नैतिकता की उम्मीदें बढ़ी। लेकिन फिर 20वीं सदी में रेडियो आया, फिर टीवी। उसने तो अखबारों के लिए चुनौती खड़ी कर दी होगी। बहुत बड़ी चुनौती। अखबारों का जो एक छत्र राज था वो खत्म हुआ, विज्ञापन बंट गया। खासकर जो राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन थे वो रेडियो टीवी को मिलने लगे। तो अखबारों ने क्या किया? उन्होंने लागत कम करने के तरीके ढूंढे, जैसे अखबारों की चेन बनने लगी। स्क्रिप्स, हर्स्ट, गैनेट जैसी कंपनियां कई कई शहरों के अखबार खरीदने लगी। अच्छा, कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। हाँ, और कई शहरों में तो मुकाबला ही खत्म हो गया, बस एक ही बड़ा अखबार बचा। जॉइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स भी शुरू हुए, जहां 2 अखबार खर्चे बांट लेते थे। पर इसके बावजूद 20वीं सदी का बाद वाला हिस्सा अखबारों के लिए काफी मुनाफे वाला रहा। सुना है? हाँ बिल्कुल, खासकर अमेरिका में। इसकी एक बड़ी वजह थी क्लासिफाइड विज्ञापन। वो छोटे छोटे विज्ञापन, नौकरी, शादी, प्रॉपर्टी वाले। वही, कई शहरों में अखबार अकेला खिलाड़ी था, तो स्थानीय विज्ञापन बाजार पर उसका पूरा कब्जा था। वो इन छोटे विज्ञापनों से जबरदस्त पैसा कमा रहे थे। 20%, 30%, यहां तक कि 40% तक का मुनाफा। 40% प्रॉफिट मार्जिन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये उनका सुनहरा दौर था, एक तरह से स्थानीय एकाधिकार और क्लासिफाइड विज्ञापनों पर टिका हुआ। मतलब तूफान से पहले की शांति। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 90 के दशक में वो तूफान आ गया जिसने सब हिलाकर रख दिया, इंटरनेट। हाँ, चलिए अब इस डिजिटल उथल पुथल को समझते हैं। इंटरनेट ने सीधे सीधे बिजनेस मॉडल पर कैसे चोट की? चोट दोहरी थी। सबसे पहले तो क्लासिफाइड विज्ञापन, वो लगभग रातों रात गायब हो गए। कैसे? क्रेग्सलिस्ट जैसी वेबसाइट्स आ गई, फिर monster.com नौकरियों के लिए, जिलो रियल एस्टेट के लिए। इन्होंने ये पूरा बाजारी अखबारों से छीन लिया और ये अखबारों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा था। ओह, ये तो बड़ा झटका था। और दूसरी चोट? दूसरी चोट लगी डिस्प्ले या रिटेल विज्ञापनों पर। यहाँ गूगल और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स का दबदबा हो गया। अच्छा, डिजिटल विज्ञापन का पैसा उनके पास जाने लगा। हाँ, 2017 तक अमेरिका में करीब 60% डिजिटल विज्ञापन सिर्फ गूगल और फेसबुक को जा रहा था। अखबारों ने वेबसाइट बनाए, डिजिटल हुए, पर विज्ञापन से उतनी कमाई नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। और शायद एक गलती ये भी हुई कि शुरू में सब कुछ मुफ्त कर दिया ऑनलाइन। हाँ, ज्यादातर ने यही किया। सोचा कि पाठक ज्यादा आएंगे तो विज्ञापन से कमा लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पाठक तो ऑनलाइन आ गए। प्यू रिसर्च के आंकड़े दिखाते हैं कि लोग खबरों के लिए प्रिंट छोड़कर ऑनलाइन जाने लगे। लेकिन पैसा टेक कंपनियों के पास चला गया। बिल्कुल, नतीजा क्या हुआ? प्रिंट सर्कुलेशन धड़ाम से गिरा, खासकर अमेरिका और यूरोप में। 2004 से 2018 के बीच अमेरिका में सर्कुलेशन लगभग आधा हो गया। इसका असर फिर अखबारों पर क्या पड़ा? बंद होने लगे। बहुत बुरे हालात हुए। अमेरिका में उसी दौर में 2004-18 हर 5 में से 1 अखबार बंद हो गया। 60 से ज्यादा डेली, 1700 से ज्यादा साप्ताहिक। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हजारों पत्रकार बेरोजगार हुए। न्यूज रूम में स्टाफ आधा रह गया 2008 से 2018 के बीच। इससे न्यूज डेजर्ट्स बनने लगे। न्यूज डेजर्ट्स, ये क्या होता है? मतलब ऐसे इलाके जहां स्थानीय खबरों का कोई भरोसेमंद स्रोत ही नहीं बचा। कोई लोकल अखबार नहीं है जो वहां की सरकार, स्कूल या जरूरी मुद्दों पर रिपोर्ट करे। तो वहां के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हाँ, जरूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। इससे स्थानीय लोकतंत्र कमजोर होता है और कई अखबार घोस्ट न्यूज़पेपर्स बन गए। घोस्ट न्यूज़पेपर्स मतलब नाम के लिए छप रहे हैं, पर उनमें असली स्थानीय खबरें होती ही नहीं। बस बाहर से आई खबरें या प्रेस रिलीज छाप देते हैं। और इस बीच कई अखबारों को प्राइवेट इक्विटी फर्मों ने खरीद लिया। हाँ, और उनका फोकस सिर्फ लागत घटाने पर रहा, पत्रकारिता में निवेश पर नहीं। तो इस पूरे संकट से निकलने के लिए अखबारों ने क्या रास्ता अपनाया? पेवॉल। हाँ, आखिरकार पेवॉल की तरफ मुड़े, मतलब ऑनलाइन खबरें पढ़ने के लिए पैसे लेना। इसके तो कई अलग अलग मॉडल दिख रहे हैं आजकल। बिल्कुल, पहले मीटर्ड मॉडल चला जिसमें महीने के कुछ लेख मुफ्त पढ़ सकते थे। फिर फ्रीमियम आया,
कुछ बेसिक खबरें मुफ्त, बाकी खास खबरें पैसे देकर। और अब हार्ड पेवॉल ज्यादा दिख रहा है, मतलब सब कुछ पढ़ने के लिए पैसा देना होगा। या फिर हाइब्रिड या डायनामिक मॉडल। डायनामिक में शायद आपके पढ़ने के पैटर्न के हिसाब से कीमत तय होती है। अच्छा, तो ट्रेंड क्या है? मुफ्त खबरें खत्म हो रही हैं? हाँ, मुफ्त मॉडल तो अब सिर्फ 6% के आसपास रह गया है। मीटर्ड मॉडल भी कम हुआ है, फ्रीमियम अभी भी है, पर हार्ड और हाइब्रिड डायनामिक मॉडल बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाठक किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार है। और कीमतों का क्या? क्या डिजिटल सब्सक्रिप्शन महंगे हो रहे हैं? ये दिलचस्प है। अगर महंगाई को हटा दें तो कीमतें या तो स्थिर हैं या कम हो रही हैं। ऐसा क्यों? शायद बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की लड़ाई है। हर कोई सब्सक्राइबर चाहता है। हाँ, जो खास विषयों पर लिखते हैं जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, वो ज्यादा कीमत ले पा रहे हैं। और वो लंबे ट्रायल ऑफर का क्या चक्कर है? 1 साल का सस्ता सब्सक्रिप्शन। हाँ, ये भी एक रणनीति है। NYT, WSJ जैसे बड़े नाम ये करते हैं। बहुत सस्ते में साल भर के एक्सेस दे देते हैं, लेकिन इसमें फिर प्राइस शॉक का डर रहता है। प्राइस शॉक? मतलब जब ट्रायल खत्म होता है तो असली कीमत अचानक कई गुना ज्यादा हो जाती है, औसतन 17 गुना तक। इससे पाठक नाराज हो सकता है। तो क्या कोई एक सफल मॉडल है जो सबके लिए काम कर रहा हो? शायद नहीं। कुछ बड़े नाम जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, जिनके 3 मिलियन से ज्यादा डिजिटल सब्सक्राइबर हैं, और गार्डियन, वो डिजिटल में काफी सफल रहे हैं। NYT में तो अब विज्ञापन से ज्यादा कमाई सब्सक्रिप्शन से होती है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, गार्डियन में भी 2018 में डिजिटल कमाई प्रिंट से ज्यादा हो गई थी, लेकिन ये बड़े नाम हैं। ज्यादातर के लिए अभी भी संघर्ष है। तो भविष्य कैसा दिखता है? लगता है कोई एक मॉडल नहीं होगा, कई मॉडल साथ साथ चलेंगे। सब्सक्रिप्शन, विज्ञापन, नॉन प्रॉफिट मॉडल, दानदाताओं की मदद। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि सफल होने के लिए अखबारों को हर 5 साल में अपना 1/3 बिजनेस मॉडल बदलना पड़ सकता है। बाप रे, मतलब लगातार प्रयोग करते रहना होगा। बिल्कुल, और डेटा का रोल भी बढ़ रहा है। हाँ, पाठकों का डेटा। हाँ, फर्स्ट पार्टी डेटा, जो वो सीधे पाठकों से इकट्ठा करते हैं, ये अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज खत्म हो रही हैं, प्राइवेसी नियम सख्त हो रहे हैं। तो ये डेटा सब्सक्रिप्शन बेचने और विज्ञापन टारगेट करने दोनों के लिए कीमती है। हो सकता है आगे चलकर पेवॉल का मतलब सिर्फ पैसा न हो, डेटा देना भी हो। ये तो हुई बिजनेस की बात। लेकिन इस सब उथल-पुथल का, पैसे की कमी का खोजी पत्रकारिता पर क्या असर पड़ा है? वो पत्रकारिता जो बड़े खुलासे करती है, भ्रष्टाचार उजागर करती है। हाँ, खोजी पत्रकारिता तो हमेशा से महंगी और मुश्किल रही है। इसमें बहुत समय लगता है, संसाधन लगते हैं। ये सिर्फ कहीं से लीक हुई रिपोर्ट छाप देना नहीं है। तो क्या है ये असल में? ये एक व्यवस्थित, गहरी छानबीन है। सरकारी रिकॉर्ड खंगालना, डेटा का विश्लेषण करना, जिसे कंप्यूटर असिस्टेड रिपोर्टिंग कहते हैं, कई स्रोतों से बात करना, पुष्टि करना, और अक्सर छिपी हुई या दबाई गई सच्चाइयों को बाहर लाना। हाँ, जैसे पनामा पेपर्स का मामला था। बिल्कुल, वो इसकी ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। ये सामाजिक न्याय और जवाबदेही के लिए बहुत जरूरी है, पर यह बहुत मेहनत का, महंगा और कई बार खतरनाक काम भी है। तो जब अखबारों के पास खुद ही पैसा कम है, स्टाफ कम है, तो क्या वो ऐसी महंगी पत्रकारिता कर पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है आज। मीडिया की आर्थिक हालत कमजोर है, उधर पत्रकारों पर दबाव बढ़ रहा है, उन्हें जनता का दुश्मन तक कहा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात फंडिंग की कमी। फंडिंग की कमी कितनी गंभीर है? एक पुराना आंकड़ा था 2013 का कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहायता का सिर्फ 2% के करीब ही खोजी पत्रकारिता को जाता था। शायद अब थोड़ा बेहतर हो, पर कमी तो है। इसका असर मापना भी मुश्किल होता होगा। हाँ, कि किसी खबर से कितना बदलाव आया। लेकिन एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स हैमिल्टन, उनका शोध कहता है कि खोजी पत्रकारिता में लगाया गया हर $1 समाज को $100 से ज्यादा का फायदा पहुंचा सकता है। वाह, $1 के निवेश पर $100 से ज्यादा का सामाजिक लाभ। ये तो कमाल का आंकड़ा है। इसके महत्व को बताने के लिए तो क्या इस मुश्किल दौर में कोई उम्मीद की किरण है? कुछ नए रास्ते निकल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि 2 बड़े सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। पहला, गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट खोजी पत्रकारिता संगठनों का उदय। जैसे अमेरिका में ProPublica बहुत मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्शियल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये दान या फाउंडेशन की मदद से चलते हैं,
मुनाफे के लिए नहीं। अच्छा, और दूसरा रुझान? दूसरा, और जो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सीमा पार सहयोग। मतलब अलग अलग देशों के पत्रकार मिलकर बड़ी कहानियों पर काम कर रहे हैं। पनामा पेपर्स इसी का उदाहरण था। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण। सोचिए, 11.5 मिलियन दस्तावेज लीक हुए थे। इतिहास का सबसे बड़ा लीक। ये जर्मनी के एक अखबार स्यूडडeutsche Zeitung के पास आए। और उन्होंने अकेले ही सब छाप दिया? नहीं, उन्हें लगा कि ये इतना बड़ा है कि अकेले नहीं कर सकते। उन्होंने इसे ICIJ के साथ साझा किया और फिर ICIJ ने नेटवर्क बनाया। कितने लोग जुड़े इसमें? 70 देशों के 400 से ज्यादा पत्रकार। महीनों तक उन्होंने गुप्त रूप से सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे iHub पर मिलकर काम किया, डेटा का विश्लेषण किया, कहानियां तैयार की। और फिर एक साथ छापा? हाँ, एक तय दिन पर पूरी दुनिया में एक साथ खबरें आईं। इसका असर जबरदस्त हुआ। आइसलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कई देशों में जांचें शुरू हुईं। बड़े बड़े नाम सामने आए। ये तो कमाल है। मतलब मिलकर काम करने से ताकत बहुत बढ़ जाती है। हाँ, और सुरक्षा भी बढ़ती है। जैसा वो कहते हैं, अगर आप हम में से एक को मारते हैं तो 40 और मिलेंगे। मतलब किसी एक पत्रकार को चुप कराना मुश्किल हो जाता है। इन सहयोगों को मुमकिन बनाने के लिए क्या कोई नेटवर्क या संगठन भी है? हाँ, करिए। सबसे बड़ा शायद JIJN है, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। ये खुद पत्रकारिता नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के खोजी पत्रकारिता संगठनों को जोड़ता है। क्या करता है ये नेटवर्क? ट्रेनिंग देता है, बड़े सम्मेलन आयोजित करता है, संसाधन मुहैया कराता है, जैसे हेल्प डेस्क, टिप शीट, नेटवर्किंग का मौका देता है। एक तरह से ये वैश्विक खोजी पत्रकारिता समुदाय को मजबूत करता है। GIJN के 62 देशों में 145 सदस्य संगठन हैं। और कौन से संगठन है? OCCRP है, जो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार पर फोकस करता है। अमेरिका में रिवील, IRE इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स है। डार्ट सेंटर है, जो ट्रॉमा और पत्रकारिता पर काम करता है। journalismfund.eu है यूरोप में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नॉन प्रॉफिट न्यूज़ है अमेरिका में, नॉन प्रॉफिट न्यूज़ रूम्स के लिए। CIJ UK है ब्रिटेन में। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? क्या ये सरकारों पर निर्भर हैं? ज्यादातर फंडिंग कुछ बड़े फाउंडेशन से आती हैं, जैसे एडेसियम, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, फॉर्ड, नाइट। ये कई संगठनों को सपोर्ट करते हैं। कुछ संगठन जैसे OCCRP या journalismfund.eu कुछ सरकारी पैसा भी लेते हैं, पर GIJN और ICIJ जैसे कई संगठन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सरकारी फंड बिल्कुल नहीं लेते। ये नॉन प्रॉफिट मॉडल और सहयोग काफी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन क्या इन नए संगठनों में भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं? आपने फाउंडर सिंड्रोम का जिक्र किया था। हाँ, ये एक आम चुनौती है, खासकर नए संगठनों में। कई बार संगठन अपने करिश्माई संस्थापक पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाता है कि उसके बिना आगे का सोचना मुश्किल लगता है। मतलब अगर वो संस्थापक हट जाए तो संगठन बिखर सकता है। हाँ, उत्तराधिकार की कोई साफ योजना नहीं होती। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां ये बदलाव आसानी से हुआ, जैसे ग्लोबल वॉइसेस में। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे सनलाइट फाउंडेशन, संगठन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा या वो बंद भी हो गया। तो इससे बचने का क्या तरीका है? शुरू से ही मजबूत सिस्टम बनाना, चेक और बैलेंस रखना, संस्थापक की भूमिका धीरे धीरे बदलना, नए लोगों को आगे लाना, एक स्पष्ट उत्तराधिकार योजना बनाना, बाहर से सलाह लेना, अपने काम का मूल्यांकन करवाना और लगातार नई स्किल सीखना और सिखाना। मतलब व्यक्ति पर नहीं, संस्था पर ध्यान देना। समझ गया। तो हमने समाचार उद्योग का एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर देखा, हाथ से लिखी खबरों से शुरू होकर। हाँ, फिर प्रिंटिंग प्रेस, सस्ता कागज, टेलीग्राफ, जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर विज्ञापन आधारित मॉडल का बनना और बिगड़ना, रेडियो टीवी की चुनौती, और अब ये डिजिटल युग का महाविघटन और अनुकूलन का दौर। बिल्कुल, ये साफ है कि इंडस्ट्री हमेशा बदलती रही है, तकनीकी और आर्थिक दबावों के हिसाब से खुद को ढालती आई है। डिजिटल युग ने बहुत बड़ी चुनौतियां दी हैं, पुराने मॉडल टूट गए हैं। लेकिन नए रास्ते भी निकल रहे हैं। पेवॉल, सब्सक्रिप्शन, नॉन प्रॉफिट मॉडल, दान। हाँ, ये प्रयोग का दौर है। लगातार बदलाव और निवेश की जरूरत है। वो UNC की रिसर्च याद है? हर 5 साल में 1/3 बिजनेस मॉडल बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और इसी उथल पुथल के बीच खोजी पत्रकारिता वो भी नए रूप ले रही है। हाँ, दबाव है, पैसे की कमी है, खतरे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। बल्कि ये नए नॉन प्रॉफिट संगठन और खासकर ये जो सीमा पार सहयोग हो रहा है। हाँ,
पनामा पेपर्स जैसे उदाहरण। ये दिखा रहे हैं कि डिजिटल उपकरणों और मिलकर काम करने से जवाबदेही तय करने के नए और शायद पहले से ज्यादा शक्तिशाली तरीके इजाद हो रहे हैं। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे खबरें हम तक पहुंचने के तरीके बदल रहे हैं, जैसे जैसे उनके लिए भुगतान करने के तरीके बदल रहे हैं, भविष्य में एक सूचित नागरिक होने का मतलब क्या होगा? और दूसरा, क्या खोजी पत्रकारिता के जो नए वैश्विक नेटवर्क बन रहे हैं, क्या ये वाकई दुनिया भर में सत्ता पर लगाम कसने और लोकतंत्र को मजबूत करने का अपना वादा निभा पाएंगे? इस पर सोचने की जरूरत है।